ये हमारा टॉपिक बेटा रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन पढ़ते हैं तो रोलिंग का मतलब पता होना चाहिए। रोलिंग मोशन मतलब रोलिंग मोशन इज द मिक्सचर ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दैट इज प्योर रोटेशनल प्लस प्योर ट्रांसलेशनल। प्योर रोटेशनल और प्योर ट्रांसलेशनल मोशन का सम होता है रोलिंग मोशन। मतलब ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा हो, घूम भी रहा हो, और ऑब्जेक्ट आगे भी चल रहा हो। जैसे कि कोई भी पहिया घूमता है, आगे चलता है, ऐसे। तो अगर ये घूम रहा है यूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये आगे भी चल रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये रोलिंग मोशन है। क्या कहेंगे भाई? ये रोलिंग मोशन मीन्स प्योर रोटेशनल का मतलब है रोटेट कर रहा हूं, रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा। और ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है? इट मूव्स विद लीनियर वेलोसिटी। वो लीनियर वेलोसिटी से भी मूव कर रहा हो। समझ आ गया? तो यहां हम बताते हैं या इट्स सेंटर ऑफ मास मूव्स विद लीनियर वेलोसिटी। उसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ जाना चाहिए। हम क्या कहेंगे? इस तरह के मोशन के अंदर क्या होता है? सेंटर ऑफ मास मूव्स विद लीनियर वेलोसिटी पैरेलल टू इट्स सेंटर ऑफ मास मूव्स विद लीनियर वेलोसिटी पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल सरफेस। आप ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल मूव करेगा ये, क्योंकि सेंटर ऑफ मास, मान लीजिए इसका एक्सल यहां है, ये रेडियस क्या है? आर। जब ये पहिया घूमता रहेगा तो भी इसका एक्सल आर रेडियस पर यही रहेगा। ये मान लीजिए ये यहां पहुंच जाता है, मेरी बात समझ गए? ये यहां पहुंच जाता है जहां मैं बना रहा हूं। देखिए, मान लो ये यहां चला गया, तो आप क्या देखेंगे? यहां आप ये देख रहे हो कि जो ये घूम रहा, घूमते घूमते यहां पहुंच गया, इसका सेंटर यहां गया। सेंटर ना तो नीचे आया, सेंटर ना ऊपर गया। हम क्या देख रहे हैं? सेंटर तो आगे जा रहा है, बस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगला देखोगे तो मान लो यहां पहुंच जाएगा, तो भी इसका सेंटर यहीं रहेगा, सेंटर नहीं जाएगा कहीं पर भी। ये कितनी भी तेजी से घूम ले, कितना भी आगे चला जाए, सेंटर हमेशा जिस हाइट पर है उसी हाइट पर रहेगा। जो इसका एक्सल है जिस हाइट पर है, मान लीजिए ये व्हील है, समझ आ गया? व्हील है, अब व्हील का जो एक्सल है जहां पर है वहीं पर रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि इसका जो सेंटर है ना, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे जा रहा है। समझ आ गया? और अब और भी हम काफी सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये तो प्योर ट्रांसलेशनल की बात हो गई। दूसरा, हम रोटेशन की बात करें तो रोटेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यूं आगे जा रहा है। तो अगर हम इसके अंदर बात करें, जैसे कि मान लीजिए आपने ये कहा कि ये सेंटर है, यहां आपने कह दिया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये टॉप पॉइंट है तो इसको कह दिया वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट। ये आपने कह दिया कि ये मान लीजिए बॉटम पॉइंट है, यहां आपने कह दिया वेलोसिटी ऑफ बॉटम पॉइंट। समझ आ गया? यहां मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए आपने कह दिया ये सेंटर था सी, ठीक है। अब आपने ये कहा इसके अलावा ये रोटेट कर रहा है, मान लो यूं घूम रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी को आपने कह दिया ओमेगा। आप कहते हो कि ये आपके पास कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए। आप कहोगे कि ये पी पॉइंट तो यूं जाएगा। समझ गए? मैं आपको बताता हूं, यहां ये आगे भी चल रहा है और घूम भी रहा है, दोनों वेलोसिटी है। इसका मतलब यहां पर जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होगी, वेलोसिटी ऑफ COM, और एक रोटेशनल वेलोसिटी है, दूसरी वेलोसिटी रोटेशन की वजह से होगी वी रोटेशनल। समझ आ गया होगा? और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा वेलोसिटी ऑफ पी पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आ गई होगी? इस पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहां पर है,
अब ये यूं घूम रहा है, अब क्या कहोगे भाई आगे की तरफ तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ COM। क्लियर। अब दूसरी बात, ये यूं नीचे की तरफ घूम रहा है तो रोटेशन की वजह से भी वेलोसिटी होगी, रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगा, v रोटेशन, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ये Q पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ Q। मतलब ये Q ऐसे आएगा, ये मेरी बात समझ गए। इसके पास रोटेशनल भी है, इसके पास लीनियर भी है, क्योंकि जब पहिया घूम रहा है तो वो पॉइंट आगे भी जा रहा है और यूं घूम रहा है तो उसके साथ साथ घूमता हुआ ऊपर भी जा रहा है। अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट है वो अकेला यहां पर घूम रहा है, यूं घूम रहा है, ये फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, तो हम कहेंगे कि इसकी वेलोसिटी केवल रोटेशन की वजह से है। अब आप कह रहे हो कि ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है, तो ये आगे गया, ये तो v सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग गया, और घूम रहा था वो रोटेशन की वजह से, और उन दोनों का रिजल्टेंट था वो उसकी टोटल वेलोसिटी थी, जो हमने क्या लिख दी, vp। समझ आ गया होगा। तो ये बेसिक पॉइंट था जो आपने समझना था। चलो देखिए, अब मैं आपसे ये कहता हूं, और हाँ अगर मान लीजिए आप ये कहते हो कि जो ये वेलोसिटी है ना, ये हमेशा सेंटर ऑफ मास से अगर इसको मैच करोगे तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर मिलेगी किसी भी पॉइंट पर। अगर आप यहां से VQ को मैच करोगे तो ये भी इसके परपेंडिकुलर मिलेगी, ये बात याद रखना हमेशा। आपने कहा कि हमारा पॉइंट यहां है, तो इनका जो रिजल्टेंट निकालोगे, वेलोसिटी का जो रिजल्टेंट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, ये बात याद रखना। क्योंकि यहां से सेंटर ऑफ मास की निकालेंगे, V सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट इधर है तो इसकी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यहां जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। एक बात याद रखना कि किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी वो उस पॉइंट P और उसके सेंटर ऑफ मास की जो लाइन होगी उस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, ये बात हमेशा याद रखना। मेरी बात समझ गए। आप यहां कह सकते हो VP इज परपेंडिकुलर टू PC, परपेंडिकुलर टू R, उस R के परपेंडिकुलर मिलेगी हमेशा, ये पॉइंट याद रखिए। ठीक है, चलो देखिए, ये रोलिंग मोशन था। मैं आपसे ये कहता हूं कि 3 अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे ये कहता हूं कि वेलोसिटी ऑफ टॉप, बॉटम एंड सेंटर ऑफ ए व्हील की वेलोसिटी टॉप पॉइंट की, बॉटम पॉइंट की और सेंटर पॉइंट की, ये आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले देखिए, आपने कहा ये व्हील है कोई भी, ठीक है, ये टॉप पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ टॉप। आप देखोगे तो हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल। भाई रोल कर रहा है ना, यही कहोगे, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर ऑफ मास। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशनल क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, यही था। अब हम देख रहे हैं कि ओमेगा यूं घूम रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रोटेशन भी इसकी कहां है, फॉरवर्ड है, तो हम क्या कह देंगे, v सेंटर ऑफ मास क्या होगा बेटा, r ओमेगा, और v रोटेशन भी क्या होता है बेटा, v रोटेशन भी क्या होता है, r ओमेगा। अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ टॉप पॉइंट इज इक्वल टू r ओमेगा प्लस r ओमेगा, कितना हो जाएगा, 2r ओमेगा, या आप ये कह सकते हो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, और आप ये भी कह सकते हो 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब टॉप पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से डबल होगी। अगर मान लीजिए यहां बात करते हैं, ये सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशनल, सी पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये टॉप पॉइंट की बात कर रहा था। सी पॉइंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसलेशनल, वेलोसिटी ऑफ रोटेशनल। भाई इसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, इसी एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, तो आर क्या हो गया इस केस में, 0, मींस वेलोसिटी ऑफ रोटेशन क्या है, 0। एक्सल कभी घूमता थोड़ी है, एक्सल फिक्स होता है, एक्सल कभी भी रोटेट नहीं करता। मेरी बात समझ गए, एक्सल यूं फिक्स है, इसके अलोंग रोटेट करता है जो भी उसके साथ जुड़ा हुआ है वो। एक्सल के साथ तो आर क्या है, 0। मैं कहता हूं कि यहाँ एक्सल लगा हुआ है, ये घूम थोड़ी रहा है, ये तो यहाँ तो आर 0 है, यहां से अगर कोई पॉइंट ले लिया, मैं कहता हूं ये पॉइंट घूम रहा है ऐसे, ये थोड़ी घूम रहा है,
यहाँ तो आर जीरो है, तो मतलब रोटेशन जीरो हो गया, तो वीसी क्या आ गया अकेला, वी ट्रांसलेशनल, और वी ट्रांसलेशनल क्या है, आर ओमेगा। मेरी बात समझ गए, जिसको आप क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये तक ये क्लियर हो गया। एक बचा वेलोसिटी एट बॉटम, तो बॉटम की बात करते हैं। देखिए इसमें देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉटम की बात करते हैं, ये है बॉटम पॉइंट। अगर वेलोसिटी ऑफ बॉटम की बात करेंगे तो भी मैं यही लिखूंगा, क्या लिखेंगे भाई, वेलोसिटी ट्रांसलेशनल प्लस वेलोसिटी रोटेशनल। देखिए ध्यान से, वेलोसिटी ट्रांसलेशनल और वेलोसिटी रोटेशनल। ट्रांसलेशनल की क्या लिखेंगे, आर ओमेगा, और रोटेशनल भी क्या लिखेंगे, आर ओमेगा, बट लिखने का तरीका अलग है। ध्यान से देखना, यहां रोटेशन की वजह से वेलोसिटी क्या है, पीछे की तरफ है, और अगर लीनियर की तरफ देखें तो वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास की लीनियर कहां है, राइट साइड है। इसका मतलब जो रोटेशनल है वो क्या है, नेगेटिव है। मेरी बात समझ गए, तो वेलोसिटी ऑफ बॉटम की क्या हो जाएगी आपके पास, यहां नेगेटिव साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगी, जीरो। मतलब टॉप पॉइंट की वेलोसिटी डबल होती है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बॉटम की जीरो होती है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऑफ सी है, जो सेंटर ऑफ मास की आर ओमेगा वही होती है। तो ये समझ आ गया होगा रोलिंग मोशन के अंदर। तो हम आपको प्योर रोलिंग के बारे में बताते हैं अभी। सॉलिड सिलेंडर, रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन। अगर कोई सॉलिड सिलेंडर है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा है, ध्यान से समझना, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, आपने कह दिया ये एंगल थीटा है, ठीक है। अब आपने ये कहा कि ये कोई भी एक सॉलिड सिलेंडर है, मतलब एक सिलेंडर है, जैसे कि ये मार्कर है, ये सिलेंड्रिकल है, आपने एक प्लेन लिया, आपने कह दिया ये हमारे पास एक प्लेन है, यूं आप इसके ऊपर रख रहे हो, जैसे ही छोड़ोगे तो क्या कर रहा है, ये यूं घूमता हुआ जा रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, तो रोलिंग मोशन हो गया, ठीक है। तो हम उस रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये रोल करता करता यहां आ गया, हम क्या कहेंगे भाई, ये जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसके साथ क्या लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को किससे लिखते हैं, एम से। हम क्या कहेंगे भाई, इसका वेट कहां लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, सेंटर से लगेगा। अगर हम देखें तो वेट के रिजोल्यूशन हो जाएंगे, हमने वेट के रिजोल्यूशन कर दिए। ये क्या बना, एम जी साइन थीटा, ये क्या बना, एम जी कोस थीटा, सब पढ़े हुए हैं, बड़े आसानी से। अब ये रोल कर रहा है, तो इसका मतलब यहां क्या लगा हुआ इस टेंजेंट पर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होता, इफ F is equal to 0, then cylinder slip over plane, ये इस प्लेन पर स्लिप हो जाता, रोल नहीं करता, घूमता नहीं। घूम क्यों रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा है। समझ गए। तो प्योर रोलिंग के अंदर, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, याद रखना F इज नॉट इक्वल टू 0, और उसकी भी एक फिक्स वैल्यू होनी चाहिए प्योर रोलिंग के लिए, वो भी हम आपको निकाल के दिखा देंगे। तो देखिए ध्यान से, या हम क्या कहेंगे, सिलेंडर नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कहां है, नीचे। नीचे एक्सेलरेशन है तो हम कहेंगे फर्स्ट पॉइंट व्हेन देयर आर नो मोशन परपेंडिकुलर टू प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई मोशन नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट ना तो नीचे धस रहा है ना ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे n इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। ये आप सभी ने पढ़ रखा है, बैलेंस करूंगा इक्वेशन और कुछ नहीं है। सेकंड में अगर हम देते हैं मोशन अलोंग पैरेलल टू प्लेन,
पैरेलल टू प्लेन देखते हैं तो ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, एक्सेलरेट नीचे कर रहा है, मींस mg sin थीटा इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सिंपल सा पॉइंट है, मेरी बात समझ गए होंगे। mg sin थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। अब हमने क्या करना है, क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। हम क्या कहेंगे, हियर सिलेंडर रोल ओनली ड्यू टू फ्रिक्शन। समझ आ गया होगा, यहां सिलेंडर जो रोल कर रहा है वो केवल और केवल फ्रिक्शन की वजह से कर रहा है। देन टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि ये सिलेंडर रोटेट कर रहा है, ये रेडियस है, यहां क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ध्यान से, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके अलोंग ही तो रोटेट कर रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r, एंड वी नो टाउ इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई अल्फा। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया तो f इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो f इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, आई अल्फा अपॉन आर। हो गया कि नहीं। अब हमारे पास ये एक रिलेशन आ गया। एक पॉइंट और वी नो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, ए भैया, क्योंकि ए इज इक्वल टू आर अल्फा पढ़ा था आपने। हम वो वैल्यू भी यहां पुट करते हैं, देन एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। यहां आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया। मैं इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं। देखिए जब हम इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो क्या होगा, mg sin थीटा माइनस एफ है, एफ की वैल्यू आपने क्या निकाली, आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। यहां से आई ए अपॉन आर स्क्वायर को राइट साइड ले जाइए, mg sin थीटा इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। ये साफ कर देता हूं डायग्राम। ये डायग्राम आप कहीं पर भी दिखा सकते हो, जैसे कि यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसको रोटेट करवा रहा है। ठीक है, देखिए एम ए कॉमन ले लेता हूं बेटा यहां से, ये क्या आ गया 1 प्लस आई ए तो कॉमन चला गया, एम नहीं था तो एम से डिवाइड कर दो, एम आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू, यहां क्या है बेटा एम जी साइन थीटा है, एम से एम उड़ा दिया, ए बचा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, जी अपॉन, यहां से नीचे ले जाओ 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू अकेले सिलेंडर के लिए नहीं है, ये तो मैंने सिलेंडर तो वैसे ही लिख दिया था चलो, बट आपने रिंग को कर दिया तो भी तो वही बात है, डेरिवेशन तो यही करना है ना, डेरिवेशन तो बदलेगा नहीं, बस आपने एक्सेलरेशन निकालना है। तो सॉलिड सिलेंडर की बजाय रोलिंग एनी ऑब्जेक्ट या एनी बॉडी रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये लिख लीजिए। अब मान लीजिए ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है ना, आपके पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, और इसी तरह आप अल्फा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा है, ए बाई आर, तो क्या लिख दोगे, जी अपॉन आर, आर ले लेना 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर, क्योंकि आपके पास क्या है, ए की वैल्यू तो यही है ना, अपॉन में आर करना है तो 1 बाई आर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और क्या करना था, हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, हमारे पास क्या आ गया, लीनियर एक्सेलरेशन आ गया, हमारे पास और क्या आ गया भैया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया, एवरीथिंग। आपसे कई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल के दिखाओ, वो भी तो निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल देंगे। चलो देखिए, अब देखिए ध्यान से, एक बार इसकी स्नैप ले लीजिए, अब साफ कर देते हैं इसको। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, अब इसमें देखिए मैं ये कहता हूं कि एक्सेलरेशन अगर हम निकालें, एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे थे। अब सॉलिड सिलेंडर यू रोल करता जा रहा है, अब वो अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, अलोंग इट्स एक्सिस, अलोंग इट्स एक्सिस। तो मैं आपको ये कहता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्सिस ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर आपको मालूम होना चाहिए।
क्या होता है सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। भाई इनर्शिया की वैल्यू पुट करेंगे a इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस आई की वैल्यू पुट करी 1/2 mr² अपॉन mr²। mr² कट गया, कितना आ गया आपके पास 1 प्लस 1/2 3g/2। मेरी बात समझ आ गई या नहीं? 3g/2 और कुछ छूटा तो नहीं है, सॉरी जी साइन थीटा होना चाहिए भाई, हमने वहां पर गड़बड़ कर दी, जी साइन थीटा होना चाहिए 3g sin θ/2, साइन थीटा भूल गए थे हम। मेरी बात समझ गए? कैलकुलेशन के अंदर मेरे हिसाब से जी साइन थीटा होना चाहिए था, ये जी साइन थीटा है हर जगह पर। आप वो वैल्यू पुट करेंगे तो मैं जी साइन थीटा छोड़ गया था, एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो जी साइन थीटा रह जाएगा वहां पर। क्लियर है? तो 3g sin θ/2 आंसर आ गया। आपसे मान लीजिए ये कह दिया जाए आपने यहां पर जो रोल कराना है, मैं आपसे ये कह रहा हूं आपने यहां सॉलिड स्फीयर को रोल कराना है, सॉलिड स्फीयर को रोल कराना है। सॉलिड स्फीयर को रोल कराएंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर आपने सॉलिड स्फीयर को रोल कराना है तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? भाई सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था 2/5 mr²। वैल्यू पुट करेंगे तो a सॉलिड स्फीयर, ये तो किसके लिए था? सिलेंडर के लिए था। तो ये सब अलग अलग निकालना है, बस हमारे पास फॉर्मूला है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन mr² था। आई की वैल्यू क्या आपके पास 2/5 mr² कट गया 2/1 प्लस 2/5 7/5, 5 ऊपर चला गया 5g sin θ अपॉन 7। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। इसी तरह रिंग के लिए निकाल सकते हो। अब मैं आपको बताता हूं एक पॉइंट, शायद एक न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी लिखा हुआ हो, बट उससे पहले हम एक दो पॉइंट इसके हैं वो कर ही लेते हैं। अब मान लीजिए आपसे ये कह दिया जाए फोर्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल के दिखाइए। क्या निकाल के दिखा मैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालो सबसे पहले। तो आपको पता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है हमारे पास, वी नो F इज इक्वल टू, ये क्या है IA अपॉन r²। बोलो है कि नहीं? अब A की वैल्यू आपके पास आ तो रही है, IA अपॉन r² है। A आपने क्या लिखा है? A की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्या है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr²। बोलो है कि नहीं? ये वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ गया। ज्यादा करोगे तो मल्टीप्लाई कर लो इनको, और कुछ नहीं कर सकते बस। मेरी बात समझ गए? आई की मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर आप यहां मल्टीप्लाई करते हो तो अपने आप आ जाएगा, आई कॉमन ले लीजिए। मेरी बात समझ गए? तो इजीली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा यहां से। मान लीजिए आप ये कहते हो कि हम mr² भाग ले लेते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? वैल्यू पुट करते हो या एक्सेलरेशन निकाल कर डायरेक्ट पुट करते हो तो भी वही बात है, ठीक है। हमने क्या किया, हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे हम, क्या करेंगे यहां से आई कॉमन ले लेते हैं सबसे पहले। तो F इज इक्वल टू आई अपॉन r² है जी साइन थीटा, ठीक है। यहां से मैंने आई अपॉन mr² कॉमन ले लिया, तो यहां तो आ गया 1 और यहां क्या बच गया बेटा mr² अपॉन आई। उल्टा हो गया क्योंकि यहां तो आ गया 1 और यहां तो था ही नहीं, तो हमने उल्टा करके लिख दिया 1 अपॉन आई अपॉन mr² करेंगे तो ये हो जाएगा। हमने क्या देखा, r² से r² कैंसिल, m ऊपर आई से आई कैंसिल। F इज इक्वल टू क्या हो गया mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस mr² अपॉन आई। अब आप सीधा फॉर्मूला पुट कर सकते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कोई भी। आपसे कह दिया जाए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल के दिखाइए, वी नो क्या लिखेंगे आप भाई, म्यू इज इक्वल टू मेरे हिसाब से F/n होता है। बोलो होता है कि नहीं? आपने क्या किया, म्यू इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या आपके पास mg साइन थीटा अपॉन 1 प्लस mr² अपॉन आई, ठीक है। mr² अपॉन आई, अपॉन में क्या लिखा n, n क्या है आपके पास mg कोस थीटा, ठीक है। अपॉन mg से mg कट गया, ये क्या आ गया साइन अपॉन कोस tan हो गया, क्योंकि ये अपॉन में लिखोगे तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा mg कोस थीटा। अब क्या लिख दोगे, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस mr² अपॉन इनर्शिया। इनर्शिया की वैल्यू पुट करनी है, सॉलिड सिलेंडर है
तो क्या करोगे, इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर 1/2 ऊपर चला जाएगा tan थीटा बाई 3। मतलब यहां से आप कहोगे फॉर सॉलिड सिलेंडर I इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, tan थीटा बाई 3। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan थीटा बाई 3 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गया तो स्लिप हो जाएगा। फॉर प्योर रोलिंग, समझ आ गया। तो ये हमारे पास एक पॉइंट था, आप एक बार नोट करिए। एक टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन के अंदर काइनेटिक एनर्जी बतानी। देखिए, आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो, आपने कोई भी व्हील लिया, यहां जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, क्योंकि मैंने बार बार एक ही बात कहा है, जो रोलिंग मोशन है ना उसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, ये दोनों के दोनों होंगे। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी दोनों होगी, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। रोलिंग के अंदर ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। आपको पता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल 1/2 पाई ओमेगा स्क्वायर। ये बात याद रखेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब आप वैल्यू पुट कर सकते हो। देखिए, आप जानते हो वी नो I इज इक्वल टू क्या लिखते हो बेटा, m इंटू के स्क्वेयर। के आपके पास क्या है, रेडियस ऑफ जाइरेशन। भाई सभी के लिए तो इनर्शिया अलग अलग होता है, अगर रेडियस ऑफ जाइरेशन के साथ लेंगे तो m इंटू के स्क्वेयर लिखा जाएगा। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन रेडियस। मेरे हिसाब से यही होता है, v ऑफ cm अपॉन r। अगर हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस 1/2, और ये क्या हो गया, m k स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपॉन r इसका होल स्क्वायर। वैल्यू पुट की है मैंने, इनर्शिया की वैल्यू m k स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू v सेंटर ऑफ मास और इसका होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, 1/2 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ क्या आ गया 1 प्लस 1/2 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर कॉमन चला गया, क्या बचा, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आगे जब भी मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी रोलिंग। याद रखना, जो भी रोलिंग मोशन होगा उसके लिए काइनेटिक एनर्जी का सीधा फॉर्मूला 1/2 m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। नोट कर लीजिए, k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब देखिए आगे काइनेटिक एनर्जी आ गई। हमारे पास शायद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं इस तरह के, आप कर सकते हो। अब आपने ये कह दिया कि काइनेटिक एनर्जी निकाल दी है, आपसे मान लीजिए ये कहे, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है और वैसे काफी बार पूछा जाता है। ये कहता है कि हमने एक प्लेन ले लिया, ये प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पर हमने एक रिंग रखी, इसी प्लेन पर हमने एक स्फीयर रखा और इसी प्लेन पर हमने एक सॉलिड सिलेंडर रखा,
तीनों को या फिर एक डिस्क, हम ये चारों ले लेते हैं, सभी की रेडियस सेम है, चारों को एक साथ छोड़ देते हैं, विच विल विन द रेस, या एट बॉटम पॉइंट विच हैव मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपसे पूछा जाए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिख लीजिए, हम 3 ले लेते हैं, मैं एक ले लेता हूं सॉलिड सिलेंडर, एक ले लेते हैं रिंग, एक ले लेते हैं सॉलिड स्फीयर ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ऑफ द एंगल थीटा, दीज आर आइडेंटिकल रेडियस आर, सभी की रेडियस जो है ना वो आर है। मेरी बात समझ गई? तीनों की रेडियस आर है। मास डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि ये सॉलिड है ये खाली है, तो बिल्कुल मास अलग अलग होगा। तो वेलोसिटी क्या होगी? पहली बात मैं आपको बता देता हूं, आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, a = g sin थीटा अपॉन 1 प्लस क्या था आपके पास, सॉरी यहाँ आपके पास फॉर्मूला जो आया था a = g sin थीटा, अभी अभी जो आपने किया था एक्सेलरेशन का फॉर्मूला I/mr²। मेरी बात समझ गए? यहाँ मास का तो कोई रोल है ही नहीं, मास तो कट जाता है, क्योंकि यहाँ इनर्शिया की वैल्यू पुट करोगे एम से एम कैंसिल। मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरह आप यहाँ वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जो आप लिख रहे थे, तो उस वेलोसिटी के फॉर्मूले में जो अभी अभी हमने निकाला, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो लिख रहे थे, अभी हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल कर दिखाएंगे, उसमें भी मास पर डिपेंड नहीं करता है। चलो देखिए करके बताते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है, वैसे तो एक्सेलरेशन से निकाल सकते हो। आपने ये कहा ये इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। यहां कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, वेट लगा mg, नॉर्मल रिएक्शन लगी ऊपर, नीचे लगा mg sin थीटा, सेम वही है, वही करना है। यहां क्या लगेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आपने कहा कि इसकी हाइट कितनी है, h। हम क्या कहेंगे? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ये बात याद रखना है भाई, क्योंकि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है तो ये रोल करता हुआ आएगा, प्योर रोलिंग मोशन होगा। प्योर रोलिंग मोशन के अंदर ये रोल करता हुआ नीचे आ रहा है और ये यहां पहुंच रहा है, यूं घूम रहा है, अब भी जा रहा है। आपने कहा वेलोसिटी, आपने मैक्सिमम। अब मैं आपको यही बताना चाहता हूं, यूं घूमता घूमता लोवेस्ट पॉइंट पर विच विल हैव मैक्सिमम वेलोसिटी एट बॉटम पर मैक्सिमम वेलोसिटी किसकी होगी? आपने ये बताना है। अब आप क्या कहोगे कि यहां से देखा जाए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई पोटेंशियल अगर ग्राउंड पर आ गया तो कितनी पोटेंशियल? यहाँ mgh है, यहाँ क्या है? 0। कितना लॉस हो गया? पोटेंशियल एनर्जी mgh। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो क्या है काइनेटिक एनर्जी? हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर इंटू 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। समझ आ गया कि नहीं? मेरे हिसाब से यही फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा था। ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ 0 है, यहाँ रोलिंग काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, जो भी होगी, जो सेंटर ऑफ मास की। हमें पता होना चाहिए फॉर रिंग, और m से m काट दिया, सीधा फॉर्मूला निकाल दीजिए। पहले तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इधर आ गया, क्या आ गया? 2gh अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस है, ये फॉर्मूला आ गया। क्योंकि इसको मैं नीचे लेकर आ गया, ये ऊपर आ गया, v का स्क्वायर है तो मैंने इस पर अंडर रूट लगा दिया। आप ध्यान से देख सकते हो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। Here, वेलोसिटी डू नॉट डिपेंड्स ऑन मास, पहला पॉइंट तो डिपेंड्स ऑन मास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो और आगे बढ़ते हैं, हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। आपको पता होना चाहिए फॉर रिंग
रिंग के सेंटर से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाता है तो भाई रेडियस ऑफ जाइरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, आर। अगर हम बात करें फॉर सिलेंडर, उसके लिए आपको पता होगा हाफ एम आर स्क्वायर था, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर बाई रूट 2। मेरी बात समझ गए। अगर हम बात करें फॉर सॉलिड, ये भी सॉलिड है, स्फीयर, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर था ना, मेरी बात समझ गए, इज इक्वल टू एम के स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 2/5 ये के की वैल्यू हो जाएगी। मेरी बात समझ गए, क्योंकि आप क्या करते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम के स्क्वायर के इक्वल रखते हो, तो सॉलिड स्फीयर का क्या था 2/5 एम आर स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, के की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट 2/5 हो गया ना। तो ये वैल्यू पुट करनी है। अब क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ फॉर रिंग, रिंग के लिए के की वैल्यू आर पुट करेंगे, 1 + 1 क्या हो गया 2 अंडर रूट GH। वेलोसिटी फॉर सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए के की वैल्यू क्या पुट करेंगे अंडर रूट 2/5 आर, तो स्क्वायर करेंगे तो 2/5 आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1 + 2/5 तो कितना हो गया 7/5, बोलो हो जाएगा कि नहीं, 5 ऊपर गया तो क्या हो गया 10, वैल्यू पुट करनी है अब आपने 10 GH/7। वेलोसिटी फॉर सिलेंडर, सिलेंडर के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगी 2GH अपॉन 1 + के की वैल्यू क्या r/√2 है ना, तो r²/2 हो जाएगा 3/2, 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया 4GH/3, सॉरी 4/3, ठीक है। और इसका अंडर रूट, तो 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट 3GH कर दो, अंडर रूट 3 ऊपर चला गया, निकाल देख लीजिए किसकी जाता है किसकी कम, आपके सामने। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इनके प्रैक्टिस जब आप करोगे सॉलिड सिलेंडर के लिए, स्फीयर के लिए, रिंग के लिए, अभी तो आपको फॉर्मूले भी याद नहीं होंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, तो जरूरी तो ये है कि सबसे पहले तो फॉर्मूले याद करिए, रेडियस ऑफ जाइरेशन की वैल्यू याद नहीं होगी, उनकी वैल्यू याद करिए, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो इसका एक टॉपिक बचा हुआ है, एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, जिसके अंदर हम ये कहें कि अगर हम सिलेंडर पर मान लीजिए कोई भी स्ट्रिंग लपेट देते हैं और उसके ऊपर कोई भी मास लटका देते हैं, तो आपने उस स्ट्रिंग के ऊपर जो टेंशन है वो फाइंड आउट करनी है, स्ट्रिंग की टेंशन फाइंड आउट करनी है, उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है, तो देखिए point mass attached with string which is roll over solid cylinder या wound over सही लिखा था स्ट्रिंग विच इज वाउंड ओवर, लपेटा हुआ है हमने उसको। तो देखना है ध्यान से, हमने क्या किया, हम एक सिलेंडर ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमने क्या किया, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ये इस सिलेंडर की रेडियस आर बता दी हमने। अब मैं ये कह रहा हूं कि और यहां पर हमने एक मास लटका दिया था। हम ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर टेंशन लगी हुई है, नीचे क्या लगा हुआ है, इसका वेट।
ये इसका एक्सल है। हमें पता है कि ये यूं रोटेट करेगा क्योंकि स्प्रिंग इसके यूं घूम कर आ रही है, तो क्या करेगा ये सिलेंडर वापस यूं घूमना शुरू हो जाएगा, सिलेंडर ऐसे रोटेट करेगा। हमें पता है कि ये यूं रोटेट करेगा, तो हम ये कह देते हैं कि भाई मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन क्या है, ए है। ठीक है, आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो आपने कहा ये मास, इसके ऊपर टेंशन लगी हुई है, वेट नीचे लगा हुआ है, ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या कहेंगे, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma। एक तो इक्वेशन बन गई आपके पास ये। दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, सेकंड, तो किसका बनाएंगे, सिलेंडर का। ये सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर पर देखा जाए तो नीचे की तरफ क्या लगी हुई है, टेंशन लगी हुई है। ध्यान से देखना, यूं अगर ये स्प्रिंग नीचे की तरफ टेंशन लगा रही है तो ये सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है बेटा। हम ऐसे दिखाएंगे ना, यूं रोटेट। मेरी बात समझ गए, किसकी वजह से कर रहा है, इस स्प्रिंग की वजह से जो इस पर जुड़ी हुई है, और इसकी रेडियस क्या है, आर। हम क्या कहेंगे, सॉलिड सिलेंडर रोटेट ड्यू टू टेंशन। ये जो टेंशन लगी हुई है ना इसके ऊपर, इसकी वजह से रोटेट कर रहा है। अगर ये टेंशन ना लगे तो ये यूं ही इस एक्सल पर फिक्स रहेगा। जब इस पर वेट लटकाया तो फिर इसने घूमना शुरू कर दिया। अब आपने क्या कहा, टेंशन की वजह से घूम रहा है। अगर टेंशन की वजह से घूम रहा है तो टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, टेंशन मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्योंकि टेंशन जो लग रही है वो तो इसके सरफेस के साथ है। अब एक्सल इसके सेंटर पे है। अब इसके सेंटर से एक्सल के बीच की दूरी कितनी है भैया, आर है। ये रेडियस तो आर है। जहां टेंशन लगी हुई है टेंस, और टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या कहते हो बेटा, ए अपॉन आर। ये वैल्यू पुट करेंगे तो टी मल्टीप्लाई बाई आर, आई ए अपॉन आर। क्योंकि अल्फा की जगह क्या रख दिया, ए बाई आर रख दिया। ये वैल्यू यहां पुट करी, आर नीचे लेकर जाएंगे तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। टेंशन की वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं। जब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एम जी माइनस आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए। इसको राइट साइड लेकर आएंगे, एम जी इज इक्वल टू एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। वही बात है, एम ए कॉमन ले लिया, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। सेम उसी तरह से एम से एम कट गया। एम से एम काटने के बाद हमने क्या कहा बेटा, ए इज इक्वल टू जी अपॉन क्या आ गया, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला आ गया आपके पास। पहले जी साइन थीटा था इंक्लाइंड प्लेन पर, यहां आ गया जी अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। और कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, नेवर। ए इज इक्वल टू जी अपॉन आई प्लस 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ठीक है, इनर्शिया आपको मालूम है इसका क्या है। सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 एम आर स्क्वायर होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3g/2 फॉर सॉलिड सिलेंडर। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस 1/2, 3/2 होगा, 2 ऊपर चला गया, सॉरी बेटा 2g/3 आ जाएगा। मतलब ग्रेविटी से भी कम एक्सेलरेशन होगा रोलिंग के अंदर, ये बात याद रखनी है। अब अल्फा निकालना है तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, ए बाई आर, मतलब 2g अपॉन 3r। ये क्या आ गया आपके पास, अल्फा आ गया। अल्फा आ गया आपके पास, वैल्यू पुट कर सकते हो या सीधा आप टेंशन निकालना चाहते हो तो आई इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन क्या है 2g/3 अपॉन क्या लिखा हुआ है, अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास mg/3। ये आपके पास टेंशन आ गई। इस तरह से आप स्टेप टू स्टेप सारे पॉइंट निकाल सकते हो। आप एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, आप एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो, आप टेंशन भी निकाल सकते हो। सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। अगर आप मान लीजिए ये वैल्यू पुट नहीं करते हो, वैसे निकालते हो, तो ए की वैल्यू उठाना है, यहाँ पुट कर देना, टेंशन आ जाएगा। आप सीधा टेंशन वैसे निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, टी इज इक्वल टू ये क्या लिखा हुआ है आई अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है आपके पास, जी अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर।
वही बात आई अपॉन एम आर स्क्वायर बाहर ले लो, जो भी फॉर्मूला है लिख देना, सेम उसी तरह से करना है, कोई नया इसके अंदर पॉइंट नहीं है। तो ये आपका रोटेशनल मोशन का लास्ट टॉपिक था। मैं चाहता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से बताएं। थैंक यू।